चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ब्लड वेसल्स देखा था, है ना। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स लिखे थे ना। क्या क्या था? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जिसमें आपने लिखा था आर्टरीज और वेन्स जस्ट अपोजिट थे ना। हमने बात की थी कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं जबकि वेन्स अपनी थिन वॉल्ड थी। आर्टरीज में ब्लड कौन सा फ्लो करता है? जनरली ऑक्सीजनेटेड, जबकि वेन्स में जनरली डीऑक्सीजनेटेड। फिर और क्या पॉइंट्स लिखा था हमने उसमें कि आर्टरीज ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम दी हार्ट, जबकि वेन्स ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है, टुवर्ड्स दी हार्ट। और क्या था? हाँ, लेस कॉन्ट्रैक्टाइल थी हमारी कौन? वेन्स। आर्टरीज में ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए उसका ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल और ज्यादा इलास्टिक होना जरूरी है। अदरवाइज जो ब्लड जितने प्रेशर से आ रहा है ना, उससे आपकी वॉल्स रप्चर भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और लास्ट में हमने देखा था कि वॉल्व्स नहीं होते आर्टरीज में। देर आर नो वॉल्व्स प्रेजेंट इन दी आर्टरीज, जबकि वेन्स में वॉल्व है। उसका कारण क्या है? वॉल्व का काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना, कि अगर ब्लड पीछे आ रहा होगा तो वो वॉल्व ब्लड को पीछे आने नहीं देगा। उसका कारण था कि वो आर्टरीज में नहीं है और वेन्स में है। उसका रीजन क्या होता है कि आर्टरीज में वैसे ही ब्लड बहुत फास्ट फ्लो करता है विथ हाई प्रेशर, इसलिए वहां पे वॉल्व की जरूरत नहीं है। बट वेन्स में ब्लड थोड़ा स्लो फ्लो करता है, इसलिए वहां पर हमें वॉल्व की जरूरत है। ठीक है। और एक पॉइंट और है, उनका लोकेशन। ऐसा कुछ लिखा था हमने कि आर्टरीज आर डीप सीटेड, वो थोड़ी अंदर की तरफ होती हैं, जबकि वेन्स कहाँ होती है? सुपरफिशियल। तो जो आपको ऊपर से दिख रही है वो क्या है? वेन्स। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन हार्ट का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था कि कहाँ प्रेजेंट है, इन द चेस्ट कैविटी, है ना, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। 4 चेंबर्स होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि हार्ट को 2 लेयर्ड सैक ने कवर किया हुआ है। जैसे कि लंग्स को 2 लेयर्ड सैक ने कवर किया था, नोन एज प्लूरा। इन द सेम वे हार्ट को भी 2 लेयर्ड वाले सैक ने कवर किया है, जिसका नाम था पेरिकार्डियम। तो लिखे थे ना, जस्ट टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरीज। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट का मैंने कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बता दिया था, सारे कौन कौन सी आर्टरीज हैं, कौन कौन सी वेन है जो हार्ट के तरफ आ रही हैं, जो हार्ट से दूर जा रही हैं। आज उसको लिख भी लेते हैं। ठीक है। तो हमने ये बात करी थी कि जो 4 चेंबर थे उसमें से नाम क्या था? 2 का, 2 ऑरिकल्स थे, जिसको अपन ने एट्रिया भी नाम दिया था, दे आर ऑल्सो नोन एज एट्रिया। और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, है ना, 2 एट्रिया या 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है। ऊपर के दोनों चेंबर को अपन ने ऑरिकल नाम दिया था और नीचे के दोनों चेंबर्स को वेंट्रिकल्स। मैंने ये बताया था कि ऑरिकल्स क्या करते हैं? दे आर द ब्लड रिसीवर्स। वो सिर्फ रिसीव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? वेंट्रिकल्स का। एक वेंट्रिकल लंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्लड, और दूसरा वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है। एक ऑरिकल पूरे बॉडी से ब्लड ले रहा है और दूसरा ऑरिकल लंग से ब्लड ले रहा है। तो 2 ऑरिकल्स आर फॉर रिसीविंग दी ब्लड्स एंड 2 वेंट्रिकल्स आर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। समझ रहे क्या? तो नीचे के दोनों चेंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऊपर के दोनों चेंबर रिसीव करेंगे। ठीक है। चलो तो लिखते हैं ऑरिकल के बारे में। हेडिंग कुछ डाले थे क्या? कुछ लिखा था हमने ऑरिकल या वेंट्रिकल या कुछ? लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ, और बस 4 चेंबर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स ना। चलो पहले ऑरिकल के बारे में लिखते हैं, लिखेंगे ऑरिकल्स। ऑरिकल्स और एट्रिया दोनों नाम लिखेंगे। ऑरिकल्स, AURICLES, ऑरिकल्स, और एट्रिया, राइट, बुद्ध नेम्स, है ना। चलो इसमें हाइफन डाल के लिखना। दीज आर अपर, दीज आर अपर, ऊपर वाले जो दोनों चेंबर्स हैं उनको हम ऑरिकल बोल रहे हैं। तो दीज आर अपर कॉमा स्मॉलर, अपर कॉमा स्मॉलर कॉमा थिन वॉल्ड। देखेंगे इसमें इसका जो पूरा लिखोगे ना, इसका जस्ट अपोजिट वेंट्रिकल में होगा। सुन रहे हैं क्या? जस्ट लाइक जैसे आर्टरीज हमने लिखा था, फिर वेन्स आप लोगों ने खुद से लिखा था, जस्ट अपोजिट पॉइंट्स लिखे थे वेन्स के लिए। इन द सेम वे ऑरिकल के जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट लिखेंगे हम वेंट्रिकल्स के लिए। जैसे यहां अपर है तो वहां क्या लिखोगे? लोअर। फिर यहां लिख रहे हैं स्मॉलर, तो वो बिगर होंगे।
और ये थिन वॉल्ड है तो वो थिक वॉल्ड होंगे, ठीक है। हाँ, थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर्स, थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर्स, थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर्स, फुल स्टॉप। राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, right and left auricles are separated by, right and left auricles are separated by a thin interauricular septum, interauricular septum। सेप्टम का मीनिंग मैंने कल बताया था ना, जो हमारे दोनों चेंबर्स को एक दूसरे से अलग रखा था। और नाम भी देखो कितना बढ़िया है, इंटर ऑरिकुलर, दोनों ऑरिकल के बीच का है वो सेप्टम, जो दोनों ऑरिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट रख रहा है, इसलिए नाम क्या है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो नीचे वाले का नाम क्या होगा? हाँ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वो दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है ना दो दो इक्वल पार्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम आपकी बाउंड्री हो गई। सेप्टम मतलब क्या हो गया, बाउंड्री। ये वो बाउंड्री है जो दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट रख रही है, और नीचे वाली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट रखेगी, ताकि ब्लड मिक्स ना हो। क्योंकि एक ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड रिसीव कर रहा है और दूसरा ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड, तो ये मिक्स नहीं होना चाहिए। सेम वे में दोनों वेंट्रिकल्स भी अलग अलग टाइप का ब्लड रिसीव कर रहे हैं, तो वो दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, वरना फिर प्यूरिफाई करने का मतलब क्या दिया आपने? इसी ब्लड को तो प्यूरिफाई करने भेजा था, वो आया भी प्यूरिफाई होकर के, पर ये आने के बाद फिर से इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स हो गया, तो फिर क्या मतलब दिया प्यूरिफाई करने का? इसलिए प्यूरिफाई एंड इम्प्योर ब्लड दोनों अलग अलग रहने चाहिए, सेपरेट रहने चाहिए, समझ रहे हैं क्या? इसलिए वो सेप्टम है बीच में, ठीक है, ओके। तो सेपरेटेड बाय थिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, फुल स्टॉप। राइट ऑरिकल रिसीव्स, अब दोनों क्या क्या रिसीव करते हैं, अपन बोल तो दिए कि रिसीविंग चेंबर्स हैं, बट बताना तो पड़ेगा ना कि दोनों रिसीव क्या क्या कर रहे हैं। तो राइट ऑरिकल रिसीव्स, राइट ऑरिकल रिसीव्स इंटर सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड, आप चाहो तो ब्रैकेट में इम्प्योर भी लिख सकते हो, है ना, उसका वही मतलब होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स बाय बाय ग्रेटर वेन्स, बाय ग्रेटर वेन्स। ग्रेटर वेन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वेन्स बहुत बड़ी हैं। हमने नाम क्या दिया था उसका, वेना केवा, आप चाहो तो ब्रैकेट में वेना केवा भी लिख लो, वेना केवा लिख ही लो, चाहो क्या लिख ही लो, ठीक है, वेना केवा, ठीक है। वाइल, अब ये तो हो गया राइट ऑरिकल के बारे में, अब बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल के बारे में। वाइल लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स, वाइल लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स, कौन सा ब्लड होगा यहां पर, वो डीऑक्सीजनेटेड रिसीव किया, तो ये क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड लिखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, हाँ, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स, बाय पल्मोनरी वेन्स, बाय पल्मोनरी वेन्स। आपको डायग्राम याद है, लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, ये क्या है हमारा, लेफ्ट नहीं बना, लेफ्ट में है पर है वो राइट, तो राइट ऑरिकल क्या है ये, राइट ऑरिकल, और ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल। अभी हम इन दोनों के बारे में ही लिख रहे हैं। ये हो गई हमारी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और इसने रिसीव किया किस टाइप का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो तीन चीजें याद रखनी है, क्या रिसीव किया, कहां से, और कौन लेकर आया। तो क्या रिसीव किया, डीऑक्सीजनेटेड, कहां से, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, लिखा ना हमने मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और किसके थ्रू, वेना केवा, ग्रेटर वेन्स। वैसे ही अभी अपन ने इसके में क्या लिखा कि ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीव करेगा, बट किस टाइप का ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, कहां से,
लंग से कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। समझ गए क्या? तो ये आपको चारों चेंबर का पता होना चाहिए कि चारों चेंबर में किस टाइप का ब्लड आता है, कहां से आता है और कौन लेके आता है। ये तीन चीजें जरूरी हैं। समझ गए क्या? कौन सा टाइप का ब्लड, कहां से और कौन लेकर आ रहा है। आर्टरी लेकर आ रही है तो कौन सी आर्टरी, वेन लेकर आ रही है तो कौन सी वेन, या वेन लेके जा रही है तो कौन सी वेन, या आर्टरी लेकर आ रही है तो कौन सी आर्टरी। तो ये तीन चीजें हमें हर चेंबर के बारे में पता होनी चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखे? while left auricle receives oxygenated blood from lungs by pulmonary vein। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। सेप्टम, सेप्टम का काम क्या है? एक लाइन में लिखते हैं, सेप्टम प्रिवेंट्स, सेप्टम प्रिवेंट्स, सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड। सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड। सेप्टम प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, देखो, वंस दे हैव रिसीव्ड, वंस दे हैव रिसीव्ड, अब इनका काम क्या है? ये नीचे दे देंगे। क्या करेंगे? दोनों हो गया, इनका काम रिसीव करके नीचे छोड़ना है बस। अब बाकी ब्लड के साथ क्या करना है वो ये दोनों डिसाइड करेंगे। ये भेजेगा प्यूरिफिकेशन के लिए, और जब प्यूरिफाइड ब्लड आ जाएगा तो ये भेजेगा उनको बॉडी पार्ट्स में वापस। ये साइकिल चलती रहती है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इनका एक काम और लिखेंगे कि राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को दे देगा, और लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा। उनका काम खत्म। ठीक है, तो एक लाइन और लिखेंगे, लिखो, राइट ऑरिकल गिव्स, राइट ऑरिकल गिव्स, फुल स्टॉप डाल के लिख रहे हैं, राइट ऑरिकल गिव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल गिव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, टू राइट वेंट्रिकल, while, while, कंप्लीट करोगे सेंटेंस, कंप्लीट करो सेंटेंस। while के बाद क्या लिखोगे? while, हाँ लिखो लेफ्ट ऑरिकल, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। ऑरिकल की स्पेलिंग ओ से नहीं है भाई, ए है ना, वो यही है वो। हाँ, लेफ्ट ऑरिकल गिव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, टू लेफ्ट वेंट्रिकल, टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लास्ट लाइन ऑरिकल में लिख रहे हैं अपन, लास्ट लाइन लिखेंगे, ओपनिंग्स ऑफ, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स, ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं बताओगे आप लोग? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ओपनिंग ऑफ ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल्स। कहां की बात हो रही है? यहां की। यही तो ओपनिंग है ना, जो ब्लड को राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में भेज रहा है और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ओपनिंग है। यहां भी लगे हुए हैं वॉल्व। क्यों लगे हैं यहां पे वॉल्व? क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर से नीचे आना चाहिए, वापस नीचे से ऊपर ना चला जाए। नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? अभी क्या हो रहा है देखो, जैसे ही राइट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव कर लेगा, अभी ये क्या आने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को वो यहां भेजेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को यहां भेजेगा। बट ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जब ये पिचकेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकना, रिलैक्स मतलब फैलना, ताकि ब्लड रिसीव कर सके, और जब ब्लड भेजना है तो उसको पिचकना पड़ेगा ताकि ब्लड बाहर जा सके। तो ये दोनों वॉल्व क्या, ये दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे ब्लड यहां चढ़ेगा और यहां चढ़ेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है ब्लड वापस ऊपर चला जाए। अगर ये खुला रहेगा तो ब्लड ऊपर जाने के भी चांसेस है ना। तो इसलिए ये वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराएगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब ऊपर से नीचे ही आएगा ब्लड। अगर ये पिचकेगा और ब्लड अगर इधर जाएगा तो ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड सिर्फ और सिर्फ यहीं जाए, ना कि वापस से ऑरिकल में ना चला जाए। देखिए, ऑरिकल से तो आया ही था, वापस ऑरिकल में नहीं जाना चाहिए। तो ये वॉल्व का काम वही है। वहां भी वो को वॉल्व एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना था ब्लड को। कहां पे? वेन्स में। बैक फ्लो नहीं होने देना था ब्लड को। तो यहां भी ब्लड यहीं जाना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल, नॉट हियर। तो ये वाला वॉल्व इंश्योर करेगा कि ब्लड ऊपर से नीचे ही आए, ब्लड नीचे से ऊपर ना चला जाए। यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब वन,
वन डायरेक्शन में जाना चाहिए, जैसे टॉप टू बॉटम, नॉट बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ब्लड जाएगा तो किस में जाना चाहिए? इन आर्टरीज और वेन्स में। ये तो क्या दोनों आर्टरी हैं, दोनों आर्टरी में ब्लड जाना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो लिखे ओपनिंग्स ऑफ ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल्स आर गार्डेड बाय गार्डेड बाय इसलिए क्योंकि वो एक तरह से गार्ड है ना वहां पे, कि वो गार्ड ये इंश्योर करेंगे कि लोग यहां से यहां आए, यहां से वापस लोग जा ना पाए। ठीक है, आर गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। देखो अगेन बढ़िया नाम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। अच्छा नाम है, याद रखने लायक, क्योंकि ये वॉल्व किसके किसके बीच में है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। यहां ये दोनों आर्टरीज, ये दोनों ऑरिकल के बीच का सेप्टम था, इसलिए नाम था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब ये वॉल्व ऑरिकल और या एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो नाम क्या पड़ेगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सिंपल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व है। ठीक है, ओके। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व विच अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, which allow only unidirectional flow of blood, which allow only unidirectional flow of blood। कहां से कहां? फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स, फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स, फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। लिखिए फ्रॉम ऑरिकल्स लिख लो, दोनों ऑरिकल में है ना, और दोनों वेंट्रिकल में, तो ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑरिकल, है ना। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वेंट्रिकल के बारे में, वेंट्रिकल्स। चलिए, जैसे जैसे वहां लिखे यहां भी लिखेंगे। शुरुआत करेंगे, दीज आर लोअर, वहां लिखा था आपने दीज आर अपर, लिख रहे हो? दीज आर अपर, वहां पे लिखे थे स्मॉलर, यहां लिखना लार्जर। दीज आर अपर लोअर कॉमा लार्जर, वहां लिखे थे थिन वॉल्ड, यहां लिखना थिक वॉल्ड। दीज आर लोअर कॉमा लार्जर एंड थिक वॉल्ड चेंबर्स। थिक वॉल्ड वहां क्या लिखे थे? तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर लिखो, थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। एक लंग्स को दे रहा है और दूसरा पूरे बॉडी पार्ट्स को देगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। फिर क्या लिखा था हमने वहां पर? हाँ, सेपरेटेड बाय लिखे है ना, तो यहां भी वही लिख लो, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय वहां लिखे थे थिन थी ना वो, थिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यहां लिखोगे थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फॉलो कर रहे हो ना? कोई छूट तो नहीं गया पीछे? दीज आर लोअर थिक, है ना, लार्जर एंड थिक डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। फिर क्या लिखे? दीज आर, लाइन क्या लिखी हो? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लिख ले यहां तक सभी? ठीक है, ओके। आगे लिखिए नेक्स्ट। अब देखो, यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में थ्रू एओर्टा। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के, पल्मोनरी आर्टरी। कुछ और लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सेंटेंस वैसा होना चाहिए बस। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। समझ के लिखना जो लिख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल से निकलेगी ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से? राइट नहीं तो डीऑक्सीजनेटेड रिसीव किया है ना, तो यही भेजेगा लंग्स के पास प्यूरिफाई करने के लिए, ये तो बॉडी पार्ट्स में भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो क्या लिखे?
pulmonary artery arises from the right ventricle and carries deoxygenated blood किसके पास लेके जा रहा है? टू दी लंग्स, टू दी लंग्स। तो यहां भी तीनों चीजें बताए, क्या क्या बताया अपन? किस टाइप का ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। कहां लेके जा रहा है? लंग्स। वहां दोनों वेन्स लेकर आ रही थी, तो हम पूछते थे कहां से लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं और कौन लेकर आ रहा है? ये तो लेके जा रहे हैं, तो क्या जा रहा है, कहां जा रहा है और कौन लेके जा रहा है? तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। ठीक है, तो एक लाइन उसका भी लिख लेते, लिखो। ब्लड टू दी लंग्स हो गया। वाइल 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 सिस्टमिक एओर्टा, उसको सिंपली एओर्टा ही बोल सकते हो, पर क्योंकि बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है इसलिए उसको सिस्टमिक एओर्टा ही बोलते हैं, और सिंपली एओर्टा बोलोगे तो भी गलत नहीं है, सही है वो भी। सिस्टमिक एओर्टा arises from the systemic aorta arises from the left ventricle। सही लिख रहे हैं? और आगे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, लिखो आगे। एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर अरे बाकी लोग सो रहे हैं क्या? arises from लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर क्या लिखे? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां? टू दी बॉडी पार्ट्स, टू दी बॉडी पार्ट्स, टू दी बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब देखो यहां पे भी वॉल्व है। कहां पर वॉल्व होनी चाहिए? जब ब्लड ऊपर चढ़ रहा होगा ना यहां से, तो ऐसा ना हो कि वो वापस नीचे आ जाए। यहां भी ब्लड ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि नीचे आ जाए। अब इसके पहले वॉल्व वॉल्व कहां थी? यहां पर, कि ब्लड ऊपर से नीचे ही आए, वापस नीचे से ऊपर चेंबर में ना चला जाए। तो वैसे ही इन दोनों आर्टरीज में भी वॉल्व होती हैं, ताकि ब्लड ऊपर ही जाए, वापस नीचे ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, तो तीसरी जगह वॉल्व देख ली हमने। इसके पहले वेन्स में वॉल्व होती है, हमने पढ़ा था। अभी हमने ये पढ़ा कि दोनों चेंबर के बीच में भी वॉल्व है, और अब एक और टाइप की वॉल्व पढ़ रहे हैं कि दोनों आर्टरीज में वॉल्व है, ताकि आर्टरी से ब्लड पीछे ना आ जाए, वापस से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ना गिर जाए ब्लड। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिखेंगे वेंट्रिकल्स में ही। origin of both the arteries origin of both the arteries origin of both the arteries, कौन कौन सी आर्टरी की बात कर रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। आर गार्डेड बाय, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग है ना, origin of both the arteries are guarded by सेमी लुनार वॉल्व। इस वॉल्व का नाम भी है सेमी लुनार वॉल्व, सेमी लुनार वॉल्व, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। मैं लास्ट क्लास में जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर पीडीएफ शेयर किया था, आप लोग बनाए वो डायग्राम? खोल के नहीं देखते हम लोग घर जाकर के? बनाना है वो डायग्राम, समझ रहे हैं क्या? नहीं बनाया तो जगह छोड़िए, पीडीएफ आपके ग्रुप में डली हुई है, उसका एक रफ डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, जहां पे हम चारों चेंबर दिखा रहे हैं, चारों आर्टरीज वेन्स दिखा रहे हैं। कौन कौन सी दो आर्टरीज हैं? पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। और कौन कौन सी दो वेन्स हैं? वेना केवा, ग्रेटर वेन्स जिसको बोल रहे हैं, और पल्मोनरी वेन्स। ये चारों लेबल्ड होनी चाहिए, चारों चेंबर लेबल्ड होने चाहिए, है ना। और उसमें अपन ने लिखा भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो, तो ये हमारा हार्ट का पूरा चारों चेंबर्स का फंक्शनिंग हो गया। बट ये जो
फ्लो होता है ना, उसका उसका एक पाथ कैसा है वो समझना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि पहले सिर्फ यही काम कर रहा है, ये तीनों बैठे हैं आराम से कि चलो अभी तो राइट ऑरिकल रिसीव कर रहा है, अपन वेट करते हैं। ऐसा नहीं होता ना, पूरा 6.8 लीटर ब्लड एक साथ थोड़ा ये रिसीव कर पाएगा। चारों चेंबर अपना काम एक साथ करते रहते हैं। कैसे, ध्यान देना, ये दोनों एक साथ ब्लड रिसीव करते हैं। देखो कोई भी मसल्स है वो दो काम करते हैं, रिलैक्स होना एंड कॉन्ट्रैक्ट होना। और ये अपन क्लास 9 से पढ़ रहे हैं कि मसल्स का काम ही होता है, मस्कुलर टिश्यू का काम ही होता है कि वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां हमारे चारों चेंबर भी वही करेंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स उनका चलता रहेगा। सबसे पहले शुरुआत होती है इन दोनों से, ये दोनों सबसे पहले रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स होने का मतलब है ये चाह रहे हैं कि ब्लड आ जाए। देखो कॉन्ट्रैक्ट अगर पिचका बार आएगा तो ब्लड कैसे ले पाएगा वो। अब जो ना पॉलिथीन में आपको कुछ डालना है, पर पॉलिथीन का मैं पूरा फेस बंद करके रखा हूं, ऐसे पिचका के रखा हूं पॉलिथीन को, कुछ डाल पाओगे क्या? तो पॉलिथीन को उस समय अपन क्या करते हैं, पूरा ओपन कर देते हैं, सब फैला देते हैं पूरा, कि ज्यादा से ज्यादा चीज पॉलिथीन के अंदर जा पाए। उसको कहते हैं रिलैक्स पोजीशन। समझ रहे हैं क्या? तो पहले दोनों ऑरिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स। रिलैक्स होकर के क्या करेंगे, वो दोनों ही ब्लड रिसीव करेंगे। समझ लो ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। पहले दोनों रिलैक्स होंगे तो दोनों में क्या आएगा, ब्लड। कौन कौन सा ब्लड आएगा, इधर से डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम वेना केवा, इधर से ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, एक साथ रिसीव करेंगे। यानी कि दोनों एक साथ रिलैक्स हुए। सबसे पहले क्या काम हुआ, ऑरिकल हुए क्या, रिलैक्स। इससे क्या हुआ, दोनों ने ब्लड रिसीव कर लिया। अब क्या होंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिलैक्स तो हो चुके हैं ना, तो अब क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, मतलब दोनों पिचकेंगे। जब दोनों पिचकेंगे तो क्या होगा, दोनों का ब्लड नीचे आएगा पिचक के। तो उस समय ये दोनों को रेडी रहना है रिसीव करने के लिए, यानी ये रिलैक्स करेंगे उस समय। तो अगला फेज क्या होगा, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन और उसी वक्त साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। वरना अगर वेंट्रिकल उस समय कॉन्ट्रैक्ट मोड में रहेगा तो रिसीव नहीं कर पाएगा। जब वो दे रहा है तो ये लेना भी चाहिए ना, तभी तो प्रोसेस कंप्लीट होगा। मान लो ये देने के लिए रेडी है बट ये दोनों पिचके पड़े हैं, तो कहां से आएगा ब्लड नीचे, नहीं नहीं जा पाएगा ब्लड नीचे। तो इनका पिचकना और इनका फूलना एक साथ होना चाहिए, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्शन और इनका रिलैक्सेशन एक साथ होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, दोनों से ब्लड नीचे आ गया। अब क्या बच गया, लास्ट क्या बचा है, ऑरिकल तो हो गए ना दोनों, ऑरिकल तो रिलैक्स भी हो गए और कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए। वेंट्रिकल अभी सिर्फ रिलैक्स हुआ है, वेंट्रिकल का क्या बचा हुआ है, तो अब वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में जाएगा। तो लास्ट फेज क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अरे दोनों का रिलैक्सेशन किए, अब दोनों का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो ये फेज होता है, सबसे पहला फेज होता है ऑरिकल का रिलैक्सेशन, देन ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन और उसी के साथ में वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, एंड लास्ट है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, बट डॉक्टर्स रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं वर्ड डायस्टॉल एंड सिस्टॉल। इसमें से एक का मीनिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरे का मीनिंग रिलैक्सेशन। समझ रहे हैं क्या? अब मैं याद रखने के लिए ऐसे याद रखता हूं कि डी फॉर डायस्टॉल, डॉक्टर को क्या, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डी आर, डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर। तो ये पूरा डॉक्टर DOCTOR नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, DR डॉट। तो ये डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। तो डी फॉर डायस्टॉल एंड आर फॉर रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मीनिंग होता है डायस्टॉल। समझ गए क्या? तो पहला फेज का नाम क्या हो जाएगा, ऑरिकुलर डायस्टॉल, ऑरिकुलर सिस्टॉल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एंड लास्ट वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। समझ गए क्या? आपने कभी ब्लड प्रेशर नापते हुए देखा है, क्योंकि आप लोग को तो शायद नापाया नहीं होगा अभी तक, पर आपने देखा होगा ना आपके घर में बड़े, उनका ब्लड प्रेशर नापने आते हैं डॉक्टर्स। वो ऐसे एक बलून रहता है, उसको पंप करते हैं जिससे हवा भर जाती है यहाँ पर, फिर एक मैनोमीटर होता है, उसमें मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता रहता है। देखें कि नहीं, आजकल तो खैर डिजिटल वाला आ गया है,
फिर वो बैंड लगा दो और बटन प्रेस कर दो, बस वही हवा भरेगा और वही हवा निकाल लेगा और आपको रीडिंग दिख जाएगी। वो जो दो रीडिंग दिखती है ना, उसकी वो एक रीडिंग होती है डायस्टोलिक और दूसरी रीडिंग होती है सिस्टोलिक। अब क्या लगता है कि ब्लड का प्रेशर या ब्लड फास्टली कब फ्लो हो रहा होगा, रिलैक्सेशन के समय कि कॉन्ट्रैक्शन के समय? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का समय पिचका है, तो ये पिचक के बहुत फास्टली ब्लड को भेजा है यहां से, तो ये जाकर के वॉल में हिट करता है ब्लड, इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो ब्लड उस वेन्स में या आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करेगा तो जाके धक्का भी देगा वॉल्स को, तो ये जो वॉल्स को धक्का दे रहा है ना प्रेशर, इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो उसको नापने के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर तो वही हमारा प्रेशर नापने के लिए। और अब अगर डॉक्टर नाप रहे होंगे तो वो प्रॉपर स्टेथोस्कोप भी पहनते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं स्टेथोस्कोप, किसके नीचे? वो बैंड के नीचे, क्योंकि उनको आवाज सुननी होती है। जब यहाँ पे ब्लड एक्चुअली जब वो हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ टाइट हो जाता है पूरा, उससे क्या होता है आपका ब्लड यहीं रुक जाता है पूरा, ये ब्लड यहाँ फ्लो होना बंद कर देता है। क्योंकि आपने जब बहुत देर तक अगर आप दबा के रखोगे तो खून नहीं जम जाता है बोलते हैं अपन, आप लोग रबर बैंड बांध के रखते हो तो वो जगह पूरी लाल हो जाती है क्योंकि खून जम जाता है बोलते हैं। आपने आपने उस रबर बैंड के हेल्प से अपने आर्टरीज और वेन्स को थोड़ा देर के लिए क्या कर दिया है, दबा दिया है, तो जिसके कारण क्या होता है ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। तो वहां तो पूरा बड़ा बैंड लगा है और बैंड को पूरा आपने फुला करके टाइट कर दिया है ताकि ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाए। तो वो उससे स्टेथोस्कोप से पता चलता है कि ब्लड अब फ्लो नहीं हो रहा है। फिर जैसे ही वो धीरे से वॉल्व को ओपन कर देते हैं, धीरे धीरे हवा बाहर आने चल होती है, ये रिलैक्स होने लगता है, यानी कि अब आर्टरीज खुल रही हैं, अब ब्लड फ्लो होना चालू करेगा। जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो वो बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा तो उनको आवाज आती है, तो वो पहली रीडिंग देखते हैं। और जब वापस से पूरी नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चालू कर देता है, तब वो आवाज बंद हो जाती है, तब वो रीडिंग एक और नोट करते हैं। तो ये दो रीडिंग होती है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, समझ रहे हैं? जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मल अडल्ट की होती है 120/80, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ अडल्ट पर्सन। ये वाला है सिस्टोलिक, यानी कि किसके समय, कॉन्ट्रैक्शन के समय ब्लड कितना प्रेशर से फ्लो कर रहा है। और ये होता है आपका डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक। समझ गए ना? चलो उसका फेजेस लिखते हैं नाम के साथ चारों के, लिखना है डालो। स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट। एक रिदमिक, एक रिदम से हो रहा है ये सारी चीजें, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर वापस ये होगा, एक रिदम में हो रहा है। ठीक है, तो हमारे हर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, बट रिदम में एक ही करता है, वो है आपका हार्ट वाला मसल। तभी तो देखो अपन, आप लोग याद करिए कि मसल्स में हम 3 टाइप के मसल्स पढ़ते थे। एक था स्ट्रेटेड, याद आ रहा किसी को? स्ट्रेटेड, इसका नाम स्ट्रिप्ड भी था, उसको हम वॉलंटरी भी बोलते थे। एक होता था अनस्ट्रेटेड, जिसको हम इनवॉलंटरी बोलते थे। अब हमारा हार्ट का मसल भी तो इनवॉलंटरी है ना, आपके विल पे थोड़ी ना काम कर रहा है कि अब धड़क, अब रहने दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, ऐसा थोड़ी ना है, वो तो अपने मन से ही काम कर रहा है। तो इनवॉलंटरी का मतलब यही तो होता है जो हमारी विल पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने आप अपना काम करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अपने आप होते रहते हैं। पर ये हाथ में जो मसल है, मेरा मन किया तो मैंने हाथ को मूव किया, अब नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरी विल पर है। तो यहाँ पे कौन सा मसल है? वॉलंटरी मसल। पर इनवॉलंटरी मसल्स, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनके पास होता है इनवॉलंटरी मसल्स। हार्ट का मसल अलग पढ़ते थे, कार्डियक मसल्स, याद है? कार्डियक मसल जो वर्किंग में इनवॉलंटरी जैसा ही था, पर उसको अपन अलग कैटेगरी में पढ़ते थे क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक रिदम में होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसलिए उसका मसल थोड़ा अलग है। कार्डियक मसल है वो भी इनवॉलंटरी मसल, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज वो अलग है इनवॉलंटरी वालों से, ठीक है? बट वर्किंग में वैसे ही है, वो अपने आप काम करेगा, आपके विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? चल लिखे इसमें, देखो इसमें हाइफन डाल के, द हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ, द हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ, द हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, the heart is formed of cardiac muscles which have the properties of, which have the properties of, the heart is formed of cardiac muscles which have the
properties of rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic, 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 rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic contraction and relaxation. Full stop. Contraction of cardiac muscle is called contraction of cardiac muscle is called contraction of cardiac muscle is called सिस्टोल. तो अब अपन रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, है ना. अब अपन क्या वर्ड बोलेंगे? सिस्टोल एंड डायस्टोल. है मीनिंग वही, बायोलॉजिकल टर्म है. ठीक है. हाँ, क्या लिखे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड systole, SYSTOLE, while relaxation is called diastole. While relaxation is called diastole. While relaxation is called diastole. ठीक है. चलो एक एक करके सारे फेस दिखते हैं. सबसे पहले ये होता है ऑरिकल का सिस्टोल, फिर ऑरिकल का डायस्टोल, फिर ऑरिकल का सिस्टोल के साथ वेंट्रिकल का डायस्टोल, एंड सबसे लास्ट में वेंट्रिकल का सिस्टोल. ठीक है. तो एबीसी करके लिखना. फर्स्ट लिखो ए, एट्रियल डायस्टोल. फर्स्ट फेज होता है एट्रियल डायस्टोल. सही है. ऑरिकल भी बोल सकते हैं, एट्रियल डायस्टोल. सबसे पहले हमारे ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं ताकि वो ब्लड को रिसीव कर सके. हाइफन डाल के लिखोगे. इन दिस ऑरिकल मसल्स रिलैक्स. इन दिस ऑरिकल मसल रिलैक्स. ऑरिकल मसल्स रिलैक्स. कॉमा, so they increase in size. साइज में बढ़ जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट होने पर साइज कम होता है और रिलैक्स होने पर साइज बढ़ता है. तो दे इंक्रीज इन साइज एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेन्स. एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेन्स. एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेन्स. अब दोनों आपने लिखा है कि कौन सा वेन कौन से ऑरिकल को क्या टाइप का ब्लड देने वाला है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो हमारे दो ऑरिकल्स है ना, ऐसे बॉक्स बना करके शो करके दिखा रहा हूं आप लोगों को. ठीक है. ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड और ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड. ये रिसीव करेगा बॉडी पार्ट से थ्रू वेना केवा और ये रिसीव करेगा लंग्स से थ्रू पल्मोनरी वेन. ये पता है ना? ठीक है. ओके, चलिए सेकंड लिखते हैं. सेकंड बी, एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल जो अभी रिलैक्स हुए थे वही अभी कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं. एंड साथ में लिखेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल. एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, दूसरा रिलैक्स होकर के ब्लड रिसीव करेगा. तो हाइफन डाल के लिखेंगे. इट इन्वॉल्व्स contraction of atrial muscles. Contraction of atrial muscles. Contraction of atrial muscles. Contraction of atrial muscles. Full stop. Due to this
the blood flow from, due to this, the blood flow from auricles to the ventricles. Blood flow from auricles to the ventricles. अब मैं एकदम डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं ना कि कौन सा ब्लड कौन से ऑरिकल से कौन से वेंट्रिकल में जा रहा है, ये अपन लिख चुके हैं ऊपर ही कि राइट ऑरिकल ने जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया है वो राइट वेंट्रिकल में देगा, और जितना भी लेफ्ट ऑरिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में दे देगा। ठीक है, फुल स्टॉप। वेंट्रिकल्स रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल्स रिलैक्स टू रिसीव द ब्लड, ventricles relax to receive the blood। ठीक है, लास्ट फेज क्या बच गया? वेंट्रिकल का सिस्टोल बचा है, लिख लो थर्ड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, it involves contraction of ventricular muscles, it involves contraction of ventricular muscles, full stop, due to this the blood flows from कहां से फ्लो करेंगे? दोनों वेंट्रिकल से कहां जाएंगे? अपने अपने आर्टरीज में चले जाएंगे। एक जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में टू दी लंग्स, और एक जाएगा एओटा में टू दी बॉडी सिस्टम, सिस्टमिक एओटा से बॉडी सिस्टम में। ठीक है, तो क्या लिखे? ड्यू टू दिस द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू देयर रेस्पेक्टिव आर्टरीज, फ्रॉम द ventricles to their respective arteries, to their respective arteries। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फेज हो गए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द लास्ट फेज। यही पूरा एक कंप्लीट होता है, इसको अपन 1 हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा एक मिनट में कितने बार होता है? 72 टाइम्स नॉर्मल अडल्ट में। जब आप भागते हो तो ये चीज बढ़ भी जाती है, क्योंकि आप भाग रहे हो तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। टू फुलफिल इट, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है ताकि वो ऑक्सीजन पहुंचा सके आपके सेल्स तक जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। फिर याद है आपकी, पर अगर फुलफिल नहीं हो पाया तो हमारे मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर कर लेते हैं, फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड। ये पढ़े ना पर रेस्पिरेशन में कि हमारी बॉडी में भी कभी कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। उसका कारण क्या है? बिकॉज समटाइम्स अवर मसल सेल्स ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैवी एक्सरसाइज, कि हमारा हार्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, पंप तो बहुत फास्ट कर रहा है बट कुछ सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए, क्योंकि तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है। तो उस केस में वो एनारोबिकली रेस्पायर कर लेते हैं और उस जगह पे क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, क्रैम्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम डालेगा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभार डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब देखो, आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट से 2 बार गुजरता है। सप्लाई एक ही बार हो रहा है बॉडी में, पर वो आपके हार्ट से 2 बार गुजर के चला गया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। क्या कैसे 2 बार गुजर के गया? समझना। एक बार आप ऐसे समझो कि निकला वो राइट ऑरिकल से, गया लंग्स में और वापस आया लेफ्ट ऑरिकल में। निकला कहां से था? राइट वेंट्रिकल से, सॉरी, निकला कहां से था? राइट वेंट्रिकल से, गया लंग्स के पास और वापस आया लेफ्ट
ऑरिकल में। ये एक सर्कुलेशन हो गया। सर्कुलेशन मतलब जहां से गए वापस हार्ट में आ गए ना, हार्ट से निकले हार्ट में आए, एक सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन समझ में आ गया। कहां से स्टार्ट हुआ ये सर्कुलेशन? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, बैक टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन। समझे कि नहीं? कौन कौन इन्वॉल्व हुआ इसमें? पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हुई, लंग्स इन्वॉल्व हुआ, पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व हुए। और चेंबर कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? राइट साइड वाला वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाला ऑरिकल। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, राइट का बॉटम वाला पार्ट और लेफ्ट का टॉप वाला पार्ट, ये दोनों इन्वॉल्व हुए इस सर्कुलेशन में। और दूसरा सर्कुलेशन आप लोग बताइए कैसा होता है? अब देखो, एक सर्कुलेशन इधर से चालू होकर के यहां खत्म हुआ, मतलब अगर ये बॉक्स बनाया हूं मैं, अगर तो अगर मैं यहां बॉक्स बना दूं, चारों चेंबर समझ लो ना, तो एक सर्कुलेशन यहां से स्टार्ट हुआ, लंग्स से होते हुए यहां खत्म हुआ। दूसरा सर्कुलेशन क्या होगा बताइए? यहां से जाएगा बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से वापस हो गया एक और सर्कुलेशन। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यानी कि देखो, सप्लाई तो एक ही बार हुआ ना, ब्लड बॉडी में तो एक ही बार गया, पर हार्ट से दो बार गुजर के चला गया। एक बार ऐसे और दूसरे बार ऐसे, पर बॉडी में तो एक ही बार पहुंचा ना। टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ट्वाइस हुआ ना फ्लो, इसलिए नाम पड़ा डबल सर्कुलेशन। समझ रहे हैं क्या? तो यहां पे दो टाइप के सर्कुलेशन हो गए। एक होता है पल्मोनरी, दोनों के नाम है ना, एक का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें आपका लंग्स इन्वॉल्व है, और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें आपका बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है। एक में बीच में लंग्स आया, एक में बीच में क्या आया? बॉडी पार्ट्स आया। हार्ट तो दोनों में ही है, स्टार्टिंग भी हार्ट से हुआ, एंड भी हार्ट में हुआ, स्टार्टिंग भी हार्ट से हुआ, एंड भी हार्ट में हुआ, पर बीच में क्या क्या है? लंग्स और बॉडी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ गया डेफिनेशन दी? तो डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन क्या होगा कि टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, द ब्लड फ्लोज ट्वाइस टू द हार्ट। और वो ट्वाइस कौन कौन से बार होता है? एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, देखो डेफिनेशन हाइफन डालिए ना, डबल सर्कुलेशन हाइफन डाल के लिखो। इन डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन, the blood passes twice through the heart. In double circulation, the blood passes, the blood passes twice through the heart. The blood passes twice through the heart to supply once to the body. To supply once to the body. डेफिनेशन समझ में आई? हार्ट से दो बार गुजरा वो, एक बार बॉडी को सप्लाई देने के लिए। तो टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, द ब्लड फ्लोज ट्वाइस टू द हार्ट। तो ट्वाइस के कारण ही डबल सर्कुलेशन वर्ड पड़ा। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे द टू सर्कुलेशंस आर, द टू सर्कुलेशंस आर, द टू सर्कुलेशंस आर, ये दोनों नाम है। एक का डिस्क्रिप्शन मैं लिखाऊंगा, दूसरे का आप लोग खुद लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट लिखो सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो जैसे मैं इसका फ्लो लिखवाऊंगा वैसे ही आप लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन का भी फ्लो लिखेंगे समझ करके, है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन हाइफन डाल के लिखो। इन दिस ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन, in this the blood complete its circulation, completes its circulation. In this blood completes its circulation from the left ventricle, from the left ventricle to right auricle, left ventricle to right auricle, left ventricle to right auricle through the body organs,
through the body organs, through the body organs. ठीक है, बाकी अपन ने वो सब नहीं लिखा, एओर्टा और वेना केवा कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। यहां से ब्लड निकलेगा, बॉडी में जाएगा किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, और वापस बॉडी से राइट ऑरिकल में कैसे आएगा, थ्रू वेना केवा। तो अपन ने इन दोनों के नाम नहीं लिखे, हमने बस चेंबर के नाम लिखे हैं। समझ रहे क्या ना, मैंने ब्लड का टाइप बताया है कि यहां से जाने वाला ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और यहां वापस आने वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो एक सेंटेंस उसके लिए भी लिखते हैं, लिखो नीचे, फुल स्टॉप, हियर दी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, हियर दी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, हियर दी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, PUMPS, pumps oxygenated blood, here the left ventricle pumps oxygenated blood into systemic aorta, into systemic aorta, into systemic aorta, which supplies it to body, which supplies it to body, which supplies it to body. Full stop. Deoxygenated blood, deoxygenated blood from these organs, deoxygenated blood from these organs is returned to the right auricle, is returned to the right auricle, is returned to the right auricle थ्रू वेना केवा, या ग्रेटर वेन्स भी लिख सकते हैं, रिटर्न टू दी राइट ऑरिकल थ्रू वेना केवा या ग्रेटर वेन्स। ठीक है, अब सेम टाइप का एक्सप्लेनेशन आप सेकेंड के लिख लो। सेकेंड सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए स्टार्ट करो, पूरा खुद से लिखो।
पढ़ो समृद्धि, गलत होगा तो हेल्प करेंगे। चलो स्टार्ट तो करो। अरे बैठ के क्लास, स्कूल नहीं है। चलो हाँ, जोर से जोर से। उसको भी नहीं सुनाई दे रहा होगा जैसिका को, गले में प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ रहा है आज? चलो आप बोलो क्या लिखे हो, जोर से ना, इन दिस। हाँ सही है यहाँ तक। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल में खत्म होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, थ्रू दी लंग्स। वहां आपने लिखा था थ्रू दी बॉडी, तभी नाम पड़ा सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ कौन है बीच में? लंग्स। तो थ्रू दी लंग्स, यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब आप डिटेल में बताओगे, क्या डिटेल में बताओगे? किस टाइप का ब्लड कहां से कहां आया। हाँ अब चालू करो आगे। हियर। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, सब सब देख रहे हो ना, अपना चेक कर रहे हो, जहां गलती होगी सुधारना। हाँ कंटिन्यू। विच सप्लाई टू लंग्स, ठीक है। हाँ हाँ, फ्रॉम दिस ऑर्गन नहीं, फ्रॉम लंग्स। यहाँ ऑर्गन थोड़ी ना है कोई और, वो तो बॉडी ऑर्गन्स थे, तभी हमने ऑर्गन्स लिखा। यहाँ क्या लिखोगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग। हाँ कंटिन्यू। ठीक, सही है। किसका पूरा सही हुआ एकदम? ठीक है, क्या गलती किए थे समृद्धि? एओटा यहाँ थोड़ी ना आएगा, एओटा तो उसमें था ना। एओटा सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, और पल्मोनरी, दोनों टाइप की पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन किस में है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तभी तो नाम पल्मोनरी पड़ा ना, क्योंकि दोनों आर्टरीज पल्मोनरी वाली और वेन्स पल्मोनरी वाली इसमें इन्वॉल्व है, और लंग्स इन्वॉल्व है, तभी पल्मोनरी वर्ड पड़ा है। समझ गए क्या? कोई डाउट किसी को? तो इससे डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो छोटे हैं ना, जैसे हम तो बड़े ऑर्गेनिज्म हो गए, छोटे ऑर्गेनिज्म में दो चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। हमारे पास चार चेम्बर्ड हार्ट है, उनके पास दो चेम्बर्ड है, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें चार चेम्बर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और कुछ और एनिमल, जैसे कि आप फिश ले लो, फिश के पास दो चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो उनके पास सिंगल सर्कुलेशन में काम हो जाता है ना, वहां पे डबल सर्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो नोट में लिखो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, है ना। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स आज खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चालू करेंगे। वहां पे जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन यही लोग करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है हाँ। तो नोट में लिखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए, क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड, इट इज द प्रेशर exerted by the blood, it is the pressure exerted by the blood, it is the pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel, on the wall of blood vessel in which it is present, in which it is present, in which it is present. Full stop. It is of two types, it is of two types. फर्स्ट लिखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, SYSTOLIC, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड सेकेंड लिखेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DIASTLOLIC, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखते हैं, एक पैराग्राफ ही बना लो, दोनों को उसी में लिख लेंगे। लिखना नीचे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर systolic blood pressure is exerted during the time of, is exerted during the time of, is exerted during the time of, is exerted during the time of
मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर, जब जो लास्ट स्टेज था ना हमारा, जब आपके वेंट्रिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि एक से ब्लड बॉडी में जाए और एक से ब्लड लंग्स में जाए, तभी तो पिचक रहा है ना, ताकि, क्योंकि देखो अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है ब्लड को। वेंट्रिकल्स कहाँ है आपके, नीचे है दोनों वेंट्रिकल्स, तो ये अगर जोर से पिचकेंगे तब तो ब्लड तेजी से लंग्स और बॉडी में जाएगा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है उनको, इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है वाला। तो 120 mm जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, फुल स्टॉप की इसकी नॉर्मल वैल्यू लिखना, नॉर्मल वैल्यू फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, नॉर्मल वैल्यू इज 120 mmHg, 120 mmHg, 120 mmHg is the unit of pressure। Hg बोले तो क्या होता है, व्हाट इज Hg? Hg क्या है, पहली बार सुन रहे हैं Hg? इट इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी। Hg क्या होता है, सिंबल, मर्क्यूरी एलिमेंट है ना, उसका लैटिन नेम होता है हाइड्राग्यारम, तो उससे आया Hg। आप लोग पढ़े ना एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, जैसे आयरन का फेरम से आया Fe, वैसे ही मर्क्यूरी का हाइड्राग्यारम से आया Hg। हाँ कुछ बोल रहे हो, ऐसे हाथ किया, ठीक है, समझ गया ना Hg। तो वहां पे क्या है, वो जो आपका मैनोमीटर में जो मर्क्यूरी तो चढ़ता है ना ऊपर, जब वो पंप करते तो मर्क्यूरी ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, मर्क्यूरी ऊपर चढ़ा, और उसके ही लेवल से डिसाइड करते हैं कि कब आवाज आना चालू हुई, तो 120 में आवाज आना चालू हुई, और कब बंद हुई तो 80 में बंद हो गई, तो वो 120/80 वो लिख देते हैं प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या? तो उसकी रीडिंग देखते हैं कि मर्क्यूरी का चढ़ना और उतरना। आपने थर्मोमीटर में तो देखा होगा ना, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में आपने अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया होगा, तो देखते हैं उसमें सिल्वर कलर का मर्क्यूरी चढ़ता है ऊपर, टेम्परेचर बढ़ता है तो, और जब नॉर्मल रख दोगे तो वो नीचे आके वापस से बैठ जाएगा बल्ब में। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। हाँ, इसमें स्टार्टिंग कैसे, सिस्टोलिक, हाँ इसमें लिखो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक लाइन डायस्टोलिक के भी लिख लेते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग, is the pressure exerted during, is the pressure exerted during the period of maximum ventricular diastolic relaxation, during the period of maximum, वहां क्या लिखे थे, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां क्या लिखोगे, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक की जगह डायस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक रिलैक्सेशन। और इसकी वैल्यू भी लिख लेना, नॉर्मल वैल्यू इज 80 mmHg, नॉर्मल वैल्यू इज 80 mmHg। ठीक है, और नीचे एक और पॉइंट लिखना, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखते हैं जिससे हम मेजर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, तो लिखना नीचे, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग लिख लेंगे, SPHY, स्पिग, SPHYG, स्पिग्मो, देन मैनोमीटर, पूरा एक ही वर्ड है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, एक दो पॉइंट्स और है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूं। हमने ब्लड तो पढ़ लिया, हमने लिम्फ नहीं पढ़ा अभी तक ना। लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो लिम्फ के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन। ठीक है,